गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 3 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। उसमें लेक्चर 9 शुरू करेंगे आज। लेक्चर 9 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर 8 में आपको 2 प्रश्न गृह कार्य के लिए दिए गए थे जो आपको स्वयं को हल करना था। कुछ प्रश्न 3.5 के यहाँ हल हो गए थे, 3.5 के 5 प्रश्न हो गए थे। 5 प्रश्नों के आपको उन 5 प्रश्नों को SW में करना है। ये नहीं है कि आपने जो सर ने जो 2 क्वेश्चन SW के दिए वही करें, नहीं, जो क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे भी करवाए जा रहे हैं आपको वो प्रश्न भी SW की कॉपी में करने हैं। ये एक अतिरिक्त 1 या 2 जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं गृह कार्य के लिए तो आपके लिए होते हैं कि आप स्वयं हल करें। फिर अगले दिन अगले वीडियो में उस गृह कार्य को देखें कि आपने जो किया वो सही है या नहीं, कितना सही है तो इसका मतलब आप ध्यान से समझ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं। और यदि ये गृह कार्य के प्रश्न आपके सही नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप वीडियो को ध्यान से नहीं समझ पा रहे हैं, ना क्वेश्चनों को समझ पा रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, उन प्रश्नों को किताब खोलिए सामने और देखिए कि कोई सा सवाल किस प्रकार करवाया जा रहा है। उस सवाल को आप रफ में हल करके देखें कि क्या आपका भी आंसर सही आ रहा है। तो सभी गृह कार्यों को SW की कॉपी में करना है। तो हम बात कर रहे थे लेक्चर 8 के गृह कार्य की। ध्यान से देखेंगे। पहले मैं प्रश्न 2 करवा देता हूँ। पेड़ आरेख द्वारा गुणनखंड कीजिए। जैसे आपके सामने 72 है, आप 72 के टुकड़े कैसे करोगे। जैसे मैंने 72 के टुकड़े ले लिए 2 और 36 हो गए, 2 और 36, ठीक है। नहीं हो सकता, अब इसके आप यूँ कर सकते हो, 6 × 6 भी कर सकते हो, 6 6 36 होते हैं और 6 के हो गए 2 और 3। इधर भी 6 के भी क्या हो गए 2 और 3। अन्य भी हो सकते हैं, 18 चौक 72, आप इसका 18 और 4 भी कर सकते हैं। फिर 18 के टुकड़े, तो ये विभिन्न प्रकार से हो सकता है, जरूरी आपका ऐसा ही हो। ऐसे ही 80 वाला है, हम 80 के जो टुकड़े हैं वो एक तरफ 8 कर लेते हैं, एक तरफ 10 कर लेते हैं। अब 8 के टुकड़े 3 बार हो गए, 2 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और 10 के होते हैं 2 × 5, अलग अलग हो सकते हैं। 2 × 40 भी कर सकते हैं, 16 × 5 भी कर सकते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार से कैसे भी गुणनखंड कर सकते हैं। पेड़ आरेख में निश्चित नहीं है कि आप कैसा कर रहे हैं, अपनी इच्छा से भी आप इनको हल कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 को ध्यान से देखेंगे। 420 और 1000। तो सबसे पहले हम 420 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 420 2 का भाग दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0। 2 का भाग, 2 एकम 2, भाग टूट के 0, 2 पंजे 10। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का देते हैं। 3 का 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब 5 का जा रहा है 7 बार, 7 का 1 बार। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, चूँकि 420 के क्या क्या टुकड़े आए, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हम करते हैं 1000 का। 2 का भाग दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 0 की 2 0। फिर 2 का 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 5 का 5 दूनी 10, 5 25। 5 का 5 बार, 5 का 1 बार। तो इसका आंसर आ गया, चूँकि 1000 बराबर 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5। इस प्रकार पहला जो प्रश्न था उसके अभाज्य गुणनखंड आपके सामने। अब बात करते हैं हम
अगली क्वेश्चन नंबर 6 शुरू होगा लेक्चर 9 में। कौन सा क्वेश्चन शुरू होगा? छठा क्वेश्चन। 5 तक क्वेश्चन आपके लेक्चर 8 में हो चुके थे। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक 1729 के 1729 के सभी 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य गुणनखंड 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। यदि कोई संबंध है, यदि कोई संबंध है तो लिखिए। ठीक है, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हाँ जी, 1729। अब इसमें देखो, सबसे पहले 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 की पहचान, 7 9 और 2 11, 18 19, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा। जब 2 का नहीं गया तो 4 का कहाँ जाएगा? 5 का नहीं जा रहा, क्योंकि एक अंक 0 या 5 होना चाहिए। अब हम देते हैं 7। 729 में हम 7 का भाग दे रहे हैं। 7 दूनी 14, 3 और 2, 7 चौक 28, 12 में 8 गए तो 4 और 7 तो 7 तो 49, मतलब 247। अब 7 का इसमें नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा। अब इसमें सीधा किसका जाएगा? 13 का। हाँ जी, 247 में 13 का भाग देंगे। 13 एकम 13, 1 और 1 और 13 9 में 117, 19 बार गया और 19 आ गया। तो इस प्रकार ये इसके गुणनखंड लिख देते हैं। एक 1729 बराबर हो गए 7 × 13 × 19। अब ये कह रहा था कि इनको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में है। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में कोई संबंध है क्या? तो देखिए, ये लिखेंगे चूंकि 2 क्रमागत गुणनखंडों का अंतर, हम अंतर लेके देखते हैं। 13 - 7 बराबर 6, 19 - 13 बराबर 6। मतलब दोनों का अंतर समान आ रहा है। दोनों का अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो हम लिखेंगे अतः क्रमागत, अतः 2
क्रमागत गुणनखंडों का अंतर 6 है। ये संबंध आ रहा है। इसमें क्या संबंध आ रहा है कि पहले दोनों क्रमागत गुणनखंडों को घटाया तो भी 6 आ रहा है, दोनों इनको घटाया तो भी 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि 1729 के जो क्रमागत गुणनखंड थे, अगर हम उनका अंतर निकालें तो अंतर समान आ रहा है। समान का मतलब 6 का अंतर आ रहा है। तो ये संबंध है इसमें। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्रमागत संख्याओं का 3 क्रमागत संख्याओं का 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल सदैव छः से 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। 6 से विभाज्य होता है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इस कथन को कुछ उदाहरणों इस कथन को कुछ उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। इनको कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना है। तो आ जाइए, कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, ध्यान से। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, जैसे मैं ले रहा हूँ 2 × 3 × 4, 2 × 6, 6 × 24। क्या 24 6 से विभाजित है? तो आप लिखेंगे चूँकि 24 6 से विभाज्य है। पहला उदाहरण दे दिया। दूसरा उदाहरण 3 × 4 × 5, 5 × 20, 20 दिया 60। तो आप लिखेंगे चूँकि 60 6 से विभाज्य है। तीसरा उदाहरण 4 × 5 × 6, 6 पंजे 30, 30 × 4 120। तो ये लिखेंगे चूँकि 120 6 से विभाज्य है। इस प्रकार हमने 3 उदाहरण दिए आपको। इससे भी लगातार 3 क्रमागत गुणनखंड क्रमागत संख्याएं ले लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि क्रमागत में सम और विषम दोनों संख्याएं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 3 क्रमागत सम गुणनफल संख्याएं ले ली या 3 विषम ले ली, नहीं, लगातार 3 जिसमें सम और विषम, 3 क्रमागत संख्याओं में सम और विषम दोनों ही संख्याएं लेनी पड़ेगी। तो आप लिख सकते हैं चूँकि 3 क्रमागत संख्याओं में सम और विषम दोनों ही संख्याएं लेनी होगी। समझ गए? तो ये उदाहरण है, लगातार करके देख लिया हमने कि जो भी गुणनफल आ रहा है वो सब 6 से विभाजित हो रहा है। तो इसने कहा था कि कुछ उदाहरण स्पष्ट कीजिए, तो आपके सामने उदाहरण
स्पष्ट हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, दो क्रमागत विषम संख्याओं, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। देखिए आ जाइए, हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो दो क्रमागत विषम संख्याएं, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ये हेडिंग डाल ली है। फर्स्ट उदाहरण, विषम संख्याएं 3 और 5 कितने हो गई? 8। 8 4 से विभाज्य है। 8 कितने से विभाज्य है? 4 से, है क्या? अब ले लेते हैं अगला दूसरा उदाहरण। 5 हो गए, 5 + 2 बस 7 और 5 12, 4 से विभाज्य, ये भी सही है, ये भी सही है। अगली क्रमागत संख्या ले लेते हैं विषम। तीसरा उदाहरण, 7 + 9, 9 और 7 16, ये भी सही है, 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है, हो गई। इस प्रकार 3 उदाहरण आपके सामने हो गए। तो आप ये कह सकते हो कि जो 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं उनका योग हमेशा 4 से विभाजित होता है। इस कथन से ये स्पष्ट हो गया। प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है निम्न में से किन व्यंजकों में, निम्न में से किन व्यंजकों, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए। निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। पहला है
24 का दे रखा है 2 गुणा 3 इंटू 4, 2 गुणा 3 इंटू 4 बी। एक के बाद में है बी 56 का 1 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 70 का 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर दे रखा 54 का 2 इंटू 3 इंटू 9। देखिए इसमें आपको ये बताना है कि किस किस का गुणनखंड किया गया है। देखिए इसमें 2 सही है, 3 सही, लेकिन 4 नहीं आ सकता क्योंकि 4 से पहले तो 2 का भाग और जा रहा था, तो 2 इंटू 2 आना चाहिए था, इसलिए ये तो नहीं है। आ जाइए इसमें सही है, 1 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, क्योंकि 7 तो 8 56 होता है, 8 के टुकड़े 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो एक तो आ रहा है बी। एक तो कौन सा आ रहा है? बी। जैसे 70 में 7 पंजे 35, 35 दूना 70, क्योंकि इनके और गुणनखंड नहीं हो सकते, इसका मतलब सी भी है। डी, क्योंकि 9 के और गुणनखंड होंगे तो इसका मतलब ये सही नहीं है, तो हम लिखेंगे बी और सी। बी और सी, ये 2 आंसर आपके सही है। बी भी सही है और डी भी सही है, जिनके गुणनखंड सही सही कर रखे हैं। हो गया। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिना भाज्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बिना भाग दिए ज्ञात कीजिए बिना भाग दिए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 कि 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। विभाज्य है। तो ठीक है, शुरुआत ध्यान से देखेंगे। इसमें 45, सबसे पहला काम है कि हम 45 के टुकड़े करते हैं। तो 45 के होते हैं 5 इंटू 9, 5 इंटू 9, 9 पंजे 45 हो गए 45 के। अब 5 की भाजकता का नियम है क्या? है, तो आप लिखेंगे चूंकि 25,110 5 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है क्या? 5 से विभाज्य है। और 9 से है क्या? देखो अंकों का योग 5 2 7 1 8 1 9 सही है। तो 25,110 के अंकों का योग अब योग कर लेते हैं। 2 + 5 7 और 1 8 और 1 9 + 0 बराबर 9। तो इसका मतलब है कि 25,110 9 से विभाजित है। तो लास्ट में हम कह सकते हैं, अतः जब 5 और 9 दोनों से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि 25,110 45 से विभाजित है या विभाज्य है। प्रश्न 10 कंप्लीट। अब मैं आपको घर से दे रहा हूँ गृह कार्य के लिए, जो प्रश्न दे रहा हूँ वो ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 गृह कार्य।
मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड में 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्याओं हूँ। क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? ये एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन आपको ये है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपके पास 2 प्रश्न है। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? दूसरी है कि 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस प्रकार एक्सरसाइज 3.5 आपकी कंप्लीट हुई लेक्चर 9 में, और एक्सरसाइज 3.6 अगले नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। धन्यवाद।